खाना बन गया, खाना खा। क्लास है मेरी 2 बजे तक। तो मेरी 2 खबर होती हैं, 1 बजे 10 मिनट 2 बजे तक है, चल रही है। सर आपके इधर साइड कैसा माहौल है मथुरा में? मथुरा रेड जोन में है इस वक्त। नहीं, जहाँ आपका इलाका है वहाँ तो कोई केस नहीं है सर? जो मंडी है ना पास में, ये जो मंडी चौराहे के पास में जो अनाज मंडी और फल मंडी है, जी सर। वहाँ पर कुछ केसेस मिले हैं। तो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 1 किलोमीटर की रेंज में ही है वो जगह। जी जी सर। है ना, तो रेड जोन में ही है, काफ़ी हॉट है काफ़ी। अभी सर मैं वो सुन रहा था, हाँ मतलब 2 तरह की डिटेल सुन रहा था। एक तो आध्यात्मिक, एक वो वैज्ञानिक। वैज्ञानिक में ये है कि जो देश में लॉकडाउन अब खोल रहे हैं ना, जगह जगह हर चीज खोल दी इन्होंने, हाँ हाँ तो इससे रुकेगा नहीं सर। और हाँ वैक्सीन हमारे पास है नहीं, हम्म, आर्थिक भी संकट है। दूसरी चीज, अगर सब कुछ बंद करके रखेंगे तो आदमी खाएगा क्या? सही बात है। तो जैसे अमेरिका का हाल है, अब यहाँ भी सर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं आंकड़े, 2-2,500-3,000 केस रोज आ रहे हैं। रोज आ रहे हैं। तो ये है। और दूसरा जो आध्यात्मिक, एक ज्योतिष का बता रहा था, शनि गुरु केतु तीनों वक्री हैं इस समय। तो वो सितंबर तक, 15 सितंबर तक कोई चांस नहीं है इसका उनके मुताबिक। वो अपनी अपनी राशियों में ऐसा वक्री चल रहे हैं कि देश दुनिया के लिए बड़ा खराब है साल। हाँ हाँ तो दिख नहीं रहा कि ये सेमेस्टर भी चल पाएगा, लग रहा है सर। हाँ, देखो क्या होता है आगे। बाकी सर लेकिन ऑनलाइन एग्जाम के लिए तो बोल रहे हैं ना कि ऑनलाइन एग्जाम 1 तारीख से करवा रहे हैं। सर 1 जून से ऑनलाइन एग्जाम के लिए बोल रहे हैं ना? 1 जून से, हाँ मैसेज आया तो था, वीडियो नोट है ना उसमें, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन सर ऑनलाइन में कैसे हो पाएगा सर? पार्शियलिटी नहीं होगी इस तरीके से? ग्रेड खराब हो जाएंगे हम लोग के। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगी। वो अंशी सर बना रहे हैं ना, एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर बनेगा जिसमें तो सर कैसे उसमें एमसीक्यूज होंगे, क्या होगा? सब वो आपको मिल जाएगी गाइडलाइंस, है ना। वो काम एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का है और वो कर रहा है उसको, उसके लिए बता मतलब रहे। सर अभी कुछ क्लियर नहीं है पैटर्न क्या होगा? क्लियर है, 1 जून से एग्जाम होंगे और उसकी तैयारी शुरू हो गई है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही आपके पास आ जाएगा। नहीं सर, पैटर्न वगैरह नहीं पता ना किसी को भी कि पैटर्न क्या होगा? पैटर्न भी जब ही डिक्लेयर करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग। सर ऐसे ही फिर अचानक से कैसे हम लोग फिर करेंगे प्रिपरेशन? अचानक नहीं है, बहुत टाइम है। 1 जून में हो सकता है नेक्स्ट वीक तक आ जाए आपके पास। अच्छा सर, मैं ये बोल रही थी, अब जैसे हम लोग का तो ठीक है कनेक्शन आ रहा है, लेकिन जो बच्चे गांव में रह रहे हैं, जिनके फोन चार्ज नहीं है, जहाँ पे लाइट नहीं है, मान लीजिए एग्जाम देते देते उनका फोन बंद हो गया, सर उसके इसके लिए क्या फिर अरेंजमेंट किया है? वो करेगा एग्जामिनर, कुछ सर्वर बनाएगा अपना जिसमें विदाउट नेट भी चीजें ओपन हो जाएंगी। सर बिना चार्जिंग के कैसे कोई एग्जाम दे सकता है? फोन चार्ज होना तो जरूरी है ना सर। बड़ी चीज रिया मैम, मैं एक चीज बता दूं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं सर। बड़ी चीज ये निकल के आ रही है कि आंधी आने वाली है, लाइन टूट जाएंगी, लाइट नहीं आएगी। आंधियों का मौसम आ गया, मई आ गया सही। हाँ मई आ गई, आंधी चलेंगी सर, इम्पॉसिबल है। धुआंधार अभी से चल रही। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, जो चीजें प्रैक्टिकल नहीं हो सकती हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बस कुछ लोग उसमें बैठ जाते हैं एसी की ऑफिस में बस। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए। देखो सर, मतलब मैं तो बच्चों के बारे में सोच रही हूँ। हायर अथॉरिटीज हैं वो सब। सारे बच्चे कैसे दे नहीं पाएंगे? हायर अथॉरिटीज तो पूछती हैं केवल हम लोगों से, हम बस हाँ में हाँ मिला देते हैं, हम उनको सही बात नहीं बताते। बात ये है सर। नहीं सब एक सर डिप्लोमा में तो 90% बच्चा गांव का है सर, लाइट का बहुत ज्यादा वो लोग फेस करते हैं। सब एक से बुद्धिमान लोग बैठे हैं और जो भी डिसीजन लेंगे हमें उसका वेलकम करना है, और जो भी आएगा हम उसको फॉलो करेंगे, है ना। और हम पहले से अभी ये ना करें कि ये हो नहीं सकता है। हम तो बिल्कुल ये विश्वास मान के चले कि हो जाएगा सब। हम तो हाँ में हाँ मिला दिए हैं सर, बॉस इज ऑलवेज राइट, लेकिन हो नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा यदि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। हाँ सर, अरे जैसे अभी सेक्शन ABCD फाइनल ईयर में से आ रहा है सर, 50 में से 60 में से 40 बच्चा कह रहा है कि वीक है हमारे यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर। सर संभव कैसे होगा फिर? अच्छा, वो पॉलिटेक्निक एक में चीज क्लास तो है, मटेरियल सब ऑनलाइन है, कुछ हार्ड कॉपी में है नहीं, तो बच्चा उसको मोबाइल में पढ़ेगा, फिर मोबाइल चार्ज करेगा,
सर 90% बच्चा पॉलिटेक्निक का गांव से है, अगर गांव में लाइट नहीं है, बच्चे का मोबाइल चार्ज नहीं है, तो एग्जाम के टाइम में तो फिर ये बंद हो गई बीच में, तो उसका तो एग्जाम खराब हो जाएगा। लैपटॉप किसी के पास नहीं है आजकल सर नहीं है, गांव में किसी के पास नहीं है सर। गांव में कौन सा बच्चा लैपटॉप रखता है? 90% गांव का सर, 95% बच्चा गांव का है डिप्लोमा में। नहीं देखो, अभी ना हम लोग ये सोच रहे हैं कि सब कुछ ऐसे हो रहा है कि जैसे 12 बजे क्लास एग्जाम शुरू हुआ और 2 बजे 2:30 बजे खत्म हो गया एग्जाम सबका, ऐसा सोच रहे हैं ना। अभी देखना आप इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन ऐसा आएगा कि बच्चा मान लीजिए नेट उसका टाइम का तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, टाइम तो कभी भी रख लीजिए सर। कंस्ट्रेंट तो है मोबाइल फोन का ना, अगर लाइट नहीं है, बच्चे के फोन में चार्जिंग नहीं है, हाँ बच्चा एग्जाम कैसे देगा? बंद हो गया। आप इसको पॉजिटिव वे में ऐसे ले सकते हो कि मान लीजिए आपके घर पे 12 से 4 लाइट नहीं है, लेकिन आपके घर पे 4 बजे के बाद लाइट है, तो उसमें ऐसे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि जब लाइट होगी, जब इंटरनेट कनेक्शन होगा, उस वक्त एग्जाम दे दो। हाँ ये सब हो सकता है, ये हो सकता है सर, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऐसे हो सकता है। हाँ, पूरे 24 घंटे में से जो भी जिस टाइम भी आपके पास नेट अवेलेबल है, जिस टाइम लाइट अवेलेबल है, उस टाइम आप एग्जाम दे दो। तो इस तरह से होता नहीं, आपने देखा होगा डिफरेंट कोचिंग्स वगैरह है, ये सब उनके टेस्ट होते रहते हैं, तो कोई ऐसी बाउंडेशन थोड़ी होती है कि 12 बजे ही देना है। वो उसको 12 की जगह 3 बजे देते हैं कई बच्चे, और वो कोई उसमें चीटिंग नहीं होती है। उनका सॉफ्टवेयर टाइम जब से स्टार्ट होता है, आपने 3 बजे खोला, लेकिन सर टाइमर तभी शुरू होता है। सर ये बात है बिल्कुल सही है, लेकिन हमें हाँ मिला देना ये भी गड़बड़ होता है। ये तो हमें बोलना पड़ेगा हर अथॉरिटी को, जब नीरज सर या कोई भी पूछता है कि क्या मतलब है, तो हम ये अरे हो जाएगा सर, हो नहीं जाएगा सर, नहीं हो पा रहा है सर। हाँ चलो, वो तो खैर सजेशन देने ही है, मतलब जो भी आप दे सकते हैं बेस्ट सजेशन वो आप दे दीजिए, लेकिन एक बार मैनेजमेंट की तरफ से कुछ यदि फाइनल हो रहा है देन वी हैव टू फॉलो इट। वही है। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। मैंने बोर्ड शेयर कर रखा है, तो बोर्ड शेयर में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक सेगमेंट पर ट्रेपेजोइडल रूल हमने अप्लाई किया था किसी इंटीग्रेशन पर, है ना। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या था, व्हाट वाज आवर इंटीग्रेशन? हाँ जी, इंटीग्रेशन क्या था हमारा? लिमिट्स क्या थी? लोअर लिमिट थी 0.1 और अपर लिमिट थी हमारी 1.3। इसी को अब हम 2 सेगमेंट से करने वाले हैं ना। तो 2 सेगमेंट के लिए इसका जो फॉर्मूला होगा, है ना, 5x e टू द पावर -2x, हमने कुछ चेंज नहीं किया है, वही क्वेश्चन है, बस हम नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ा देंगे, है ना। तो जब हम 2 सेगमेंट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? h/2, है ना, h/2 या b-a/2, जो भी हम कहें। सो इट इज b-a/2। उसके बाद क्या आता है? फंक्शन ऑफ 0.1, है ना, पहली लिमिट फंक्शन ऑफ 0.1, और उसके बाद में लास्ट लिमिट फंक्शन ऑफ 1.3, और उसके बाद क्या आता है? प्लस 2 टाइम्स बचे हुए पॉइंट। तो अब पॉइंट कौन कौन से बचे? देखो, पहला पॉइंट है 0.1, लास्ट पॉइंट है 0.3, और h की वैल्यू कितनी है? 1.3 माइनस 0.1 यानी 1.2। तो h की वैल्यू कितनी है? 1.2। तो 1.2 पहले थी जब हमने एक सेगमेंट मानना था। तो h का फॉर्मूला क्या है? h का फॉर्मूला है b-a डिवाइडेड बाई n। तो b-a 1.3 माइनस 0.1 यानी कि 1.2, और हमने कितने सेगमेंट से हम काम कर रहे हैं? 2 सेगमेंट से काम कर रहे हैं। तो h की वैल्यू कितनी हो गई? 0.6। अब h की वैल्यू कितनी हो गई? 0.6। तो 0.1 में 0.6 जोड़ा तो अगला पॉइंट आया 0.7, और 0.7 में फिर 0.6 जोड़ा तो अगला पॉइंट आया 1.3। तो देखो, ये पहला सेगमेंट बन गया और ये दूसरा सेगमेंट बन गया। तो 2 टाइम्स फंक्शन ऑफ, बीच वाला ये पॉइंट रह गया 0.7। जो भी पॉइंट पहले और लास्ट पॉइंट को छोड़कर जो भी पॉइंट बचेंगे वो इस फंक्शन में आ जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज करेक्ट कर लेते हैं, अब ये b-a नहीं होगा, ये h/2 है। क्या है ये? h/2 है। और h की वैल्यू क्या है? b-a डिवाइड बाई n। तो h की वैल्यू अब हमारी 0.6 है। पहले वाले केस में वैल्यू कितनी थी? 1.2 थी। h का फॉर्मूला याद रखिए, b-a डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर केस में हमारी h की वैल्यू 0.6 है। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, जरा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे मुझे क्या आंसर मिलेगा?
इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है 0.6, so this is 0.6 divided by 2 फंक्शन ऑफ 0.1, ये तो शायद हमने पहले भी निकाला था, तो कितना आया था पहले ये आप लोगों ने नोट किया था क्या, है ना, अभी दोबारा से निकालना पड़ेगा 5.1 है ना, 5x e टू द पावर -2x, तो -0.2 हो जाएगा, 2x 2 into 0.1, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ 0.1 प्लस ऐसे ही इसको निकाल सकते हैं 5 1.3 e टू द पावर -2.6 प्लस तीसरा फंक्शन 0.7 का है तो उसे भी निकाल सकते हैं 5.7 e टू द पावर -1.4, 2x की वैल्यू क्या हो गई 1.4, हो गया सॉल्यूशन। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर बताइए। तो आप सब लोग अपने अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं, 2 मिनट का समय है, सबके पास है ना कैलकुलेटर्स, ओपन करिए और अपने साइंटिफिक से या किसी से भी आप इस कैलकुलेशन को करके बताइए कितनी आ रही है फाइनली। हाँ विश्वेश मिश्रा, आप ट्राई कर रहे हैं ना? आकाश, रिया, ट्राई करिए जरा। शिवेन जी आप भी ट्राई करें। ये 2 सेगमेंट से है ना? जिसका भी आंसर आए मुझे बता दीजिएगा, अनम्यूट होकर, है ना? सर 0.7854 पूरा कंप्लीट आंसर है ना आकाश? हाँ मतलब सर। ये तीनों टर्म को जोड़कर और उसमें 0.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आया 0.7854। ओके ठीक है, 0.7854। और जो हमने पहले निकाला था एक सेगमेंट से, वो आंसर क्या था? वो आपको याद है क्या? 0.5 समथिंग कुछ था, है ना? 0.5 समथिंग कुछ था। है ना? तो मैं उसे चलो मान लेता हूं कि 0.5 समथिंग कुछ था, है ना? 0.57 समथिंग कुछ था। तो अभी देखो 0.57 की जगह कितना आंसर हो गया? 0.78 हो गया आंसर। 2 सेगमेंट करते आंसर चेंज हो गया, आंसर बदल गया, लेकिन ये आंसर पुराने आंसर के मुकाबले ज्यादा एक्यूरेट है। पहले आंसर में एरर की परसेंटेज पता लगा 40% एरर होगी, तो इसमें एरर जो है मात्र 5 या 6% होगी। सो दिस आंसर इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू प्रीवियस आंसर। ये क्लियर हो गया यहां तक? अब इसी केस को हम 4 सेगमेंट के लिए करने वाले हैं, ठीक है? तो 4 सेगमेंट के लिए अब देखिए, आप लोग मुझे बताएं कि मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा, है ना? 4 सेगमेंट। तो पहले मैं इसे रब आउट कर देता हूं।
है ना। बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना, अभी जिनका नहीं हुआ है वो घर पे कर लीजिएगा उसको। अब 4 सेगमेंट पे कंसंट्रेट करिए और आप में से कोई भी एक मुझे बोलिए कि 4 सेगमेंट के लिए क्या लिखा जाएगा, एरिया कैसे निकलेगा। इक्वल टू, है ना, इक्वल टू h/2। h की वैल्यू बताइए क्या होगी, शिवेन जी बताएं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h नाउ। यदि हम 4 सेगमेंट से करते हैं तो h की वैल्यू क्या होगी। सर ये हाँ बोलिए, यस मैं सुन रहा हूं, बोले। b माइनस ए अपॉन सर n, b माइनस ए डिवाइड बाई 4, है ना। तो n की वैल्यू कितनी है अब हमारी, 4 है। 4 सेगमेंट से कर रहे हैं ना, तो b माइनस ए, तो हाँ तो h निकाल लो पहले तो h आपका कितना आ गया, b माइनस ए 1.3 माइनस 0.1 यानी कि 1.2 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ गया 0.3, ठीक है। तो अब h की वैल्यू 0.3 हो गई, तो h/2 यहां लिखते हैं 0.3 डिवाइड बाई 2, फंक्शन ऑफ फर्स्ट वैल्यू 0.1, फंक्शन ऑफ लास्ट वैल्यू 1.3 प्लस ट्वाइस फंक्शन ऑफ इन बिटवीन वैल्यूज। तो अब इन बिटवीन वैल्यू क्या क्या होंगी, तो देखो पहली वैल्यू क्या थी 0.1, 0.1 में 0.3 जोड़ो 0.4 अगली वैल्यू, 0.4 में फिर 0.3 जोड़ो अगली वैल्यू 0.7, फिर 0.3 जोड़ो 1.0, फिर 0.3 जोड़ो 1.3। ये देखिए अब 1.3 पे आ गए। लोअर लिमिट में आप h को जब तक जोड़ते जाइए जब तक आपको अपर लिमिट ना आ जाए। तो इस फंक्शन को आपने यूज कर लिया, इस फंक्शन को यूज कर लिया, ये बचे हुए फंक्शन है बीच के फंक्शन। तो अब आप लिखेंगे फंक्शन ऑफ 0.4, बचे हुए फंक्शन, फंक्शन ऑफ 0.4, फंक्शन ऑफ 0.7 प्लस फंक्शन ऑफ 1, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया और आंसर बताइए कितना आंसर आता है। ये बात समझ में आई, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको। इन बिटवीन पॉइंट्स निकालना बहुत आसान है, आप उसमें h प्लस करते जाइए, लोअर लिमिट में h जोड़ते जाइए तो आपको लास्ट में अपर लिमिट मिल जाएगी, ठीक है। और 4 सेगमेंट हो गए, देखो ये आपका फर्स्ट सेगमेंट है, यदि आप सेगमेंट देखें तो दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। इस तरह से 4 सेगमेंट आपके बन रहे हैं, है ना। सेगमेंट 4 होंगे, वैल्यू 5 होंगी, है ना। फर्स्ट वैल्यू y0, लास्ट वैल्यू y5, इन बिटवीन वैल्यूज y1, y2, y3, है ना। ये लास्ट वैल्यू y4 होगी, y1, y2, y3, 4 सेगमेंट तो लास्ट वैल्यू y4 होगी, है ना। टोटल वैल्यू 5 हो गई y0 से y4 तक। तो ये आपका y0 है, ये y4 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। क्लियर। चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको, आकाश और वो सब सॉल्व करें, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व करिए। ओजस्तेज आप बताइए इस बार आंसर। ट्राई कर रहे हैं आप लोग? आकाश यस और नो बोल दें कि आप ट्राई कर रहे हैं या नहीं। देखो जब आपको 0.1 की वैल्यू निकालनी हो तो आप x की जगह 0.1 रख दीजिए फंक्शन में। ये पूरा आपका फंक्शन है, ये आपका fx है, ये पूरा
साथ में यहाँ dx भी है, तो ये fx है। इस fx में x की जगह 0.1 रख दीजिए, ये निकल जाएगा। x की जगह 0.1.3 रख दीजिए, ये निकल जाएगा। 0.4 रख दीजिए, ये निकल जाएगा। 0.7 से ये निकल जाएगा, 1 से ये निकल जाएगा। तो सारी वैल्यूज आपको बस रखना है और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर। तो सोचिए न्यूमेरिक इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, केवल कैलकुलेटर चलाना होता है और प्लस माइनस करना होता है। कितना आसान कर दिया इंटीग्रेशन को, है ना। इंटीग्रेशन को कितना आसान कर दिया, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है न्यूमेरिक इंटीग्रेशन में। आपको सिर्फ फंक्शन वैल्यूज से काम चल जाता है। फंक्शन वैल्यूज, ओनली द फंक्शन वैल्यूज आर रिक्वायर्ड एट different points, at different segments. So are you able to solve it? क्या आप लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं क्या? ओजस, तेज, रिया, हाँ आकाश, आप जवाब दीजिए। आंसर हो गया। हाँ आंसर बताइए। वेरी गुड, आप बढ़िया काम कर रहे हैं। आंसर बताइए। व्हाट इज द टोटल समेशन, मतलब टोटल फाइनल इनटू करने का कितना आंसर आया? आंसर बोलिए। कैसे आकाश, आप रुक कैसे गए? चैट हेलो। में यदि आपको कोई हाँ बोलिए। हाँ सर, 0.86631। 0.8631 है ना? 66 0.886 6 डबल बार 6 है सर। 0.86 हाँ 0.86631। ओके 0.8663 मान लें, 4 डिजिट था। ठीक है, तो देखिए 0.5 से 0.78 फिर 0.86 हो गया। 0.86 हो गया 4 सेगमेंट पे। तो दिस आंसर इज अगेन मोर एक्यूरेट। तो मोटा मोटा ये देखने में आता है कि यहाँ 40% एरर है, तो यहाँ 6% एरर है। उसके बाद यहाँ पे पता लगा केवल 0.2% की एरर है। 0.2, 2% भी नहीं, 0.2% की एरर है। और इसके बाद आप आगे चलेंगे तो पता लगा बहुत ही कम एरर, 0.002% की एरर है। तो जब पॉइंट इतनी कम एरर हो जाती है तो वो आंसर लगभग एक्यूरेट जैसा ही हो जाता है। तो इस तरह से हम चीज़ों को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मान लीजिए कि हमने इसको यदि 15 सेगमेंट में डिवाइड किया होता तो हमारा फॉर्मूला क्या लिखा जाता, केवल इतना बताना है आपको। कौन बताएगा आप में से? सर किसकी बात कर रहे हैं? मान लीजिए मैंने इसी प्रॉब्लम यही है, अभी मैंने देखो आपको इस प्रॉब्लम को 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट और 4 सेगमेंट से करके दिखाया। ठीक है, मान लीजिए इस प्रॉब्लम को मुझे 15 सेगमेंट से करना होता तो मेरा फॉर्मूला क्या होता? मेरा एन में हम ऐड करते हैं ना। हाँ, तो वो फॉर्मूला बताइए। h/2, एक बार बोल दीजिए क्या होता है। फर्स्ट वैल्यू y0, लास्ट वैल्यू y15, क्योंकि 15 सेगमेंट है तो फर्स्ट वैल्यू y0, लास्ट वैल्यू y15 प्लस 2 टाइम्स y1, बीच की वैल्यू y0 से y15 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू है?
y-1 y2 और ये कहां तक जाएगा n-1 14 तक, है ना। हाँ, ये n-1 तक, यदि n के फॉर्म में कर रहे हैं तो यदि 15 है तो n-1 14 हो गया। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब मुझे बताइए यहाँ पे h की वैल्यू की जगह आप क्या रखेंगे? b-a/n n की वैल्यू कितनी है? 15 b-a/15 तो 1.2 डिवाइडेड बाई 15 ये आपकी h हो जाएगी। तो h आपका हमेशा बदल जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ते हैं, h स्मॉल होता जाता है। और h स्मॉल होता है तो ट्रेपीजियम छोटे छोटे होते जाते हैं, उनकी हाइट कम हो जाती है। और जब ट्रेपीजियम छोटे छोटे होते जाते हैं तो हमारा एरिया, हमारी एरर रिड्यूस होती चली जाती है और हम एक्यूरेसी पे जाके पहुंच जाते हैं। तो ये 15 सेगमेंट के लिए आपने आंसर लिख लिया, ठीक है। अब शिवेन जी से मेरा क्वेश्चन है कि यदि 100 सेगमेंट में करना होता तो आपका आंसर फॉर्मूला क्या होता? एक बार बोल के बता दीजिए। सर ये लास्ट में बाई 99 आ जाता। हाँ, लास्ट में y99 आ जाता। और शुरू में क्या आता? सर वो बाई नॉट से ही स्टार्ट होगा। हाँ, बाई नॉट पूरा बोल दीजिए, h/2 ऐसे बोलिए पूरा। ये m-टेक चल रहा है ना। हाँ, h/2 ब्रैकेट बाई नॉट यस प्लस बाई 99 बाई 100 y100 प्लस 2 2 प्लस बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 99। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने 100 सेगमेंट के लिए लिख लिया है ना। अब आप इसको n सेगमेंट के लिए बोल दीजिए एक बार। n h/2 बाई नॉट प्लस बाई n प्लस 2 बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई n-1। वेरी गुड, है ना। तो चलिए ये ट्रेपेजोइडल रूल अब मेरा समाप्त होता है ना। अब इसमें आपको थोड़ा सा असाइनमेंट दे रहा हूं मैं ट्रेपेजोइडल रूल में, है ना। असाइनमेंट ये दे रहा हूं कि चलो क्वेश्चन ये है 5x e to the power -2x, यही तो क्वेश्चन है, dx। और लिमिट क्या है? 0.1 से लेके 1.3 तक, यही तो है। तो इसकी ट्रू वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे निकलती है? पार्शियल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पार्शियल इंटीग्रेशन करने के लिए फर्स्ट फंक्शन आप x को मान लीजिए, सेकंड फंक्शन आप इसको मान लीजिए e to the power -2x को। तो वही पार्शियल इंटीग्रेशन करिए, लिमिट अप्लाई करिए तो आपको ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो वंस यू हैव द ट्रू वैल्यू तो आप क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। आप एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में आप लेंगे नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तो पहले आप एक सेगमेंट पे करेंगे और उसकी वैल्यू, दूसरा कॉलम होगा वैल्यू। तो वैल्यू आपकी कितनी आई थी? 0.5 समथिंग आई थी, 0.57 कुछ आई थी। 4 डिजिट में काम करना है। उसके बाद आप लिखेंगे ट्रू वैल्यू, टीवी। टीवी आपने यहां से निकाल ली है, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू को आप लिख देंगे। जैसे ही आप ट्रू वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? एरर, है ना। तो आप ई फाइंड करेंगे, ई एरर फाइंड करेंगे, है ना। अब एरर नेगेटिव भी हो सकती है, एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, तो आप उसकी एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे, है ना। ट्रू वैल्यू में से आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू को माइनस करेंगे। यदि ट्रू वैल्यू ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगी, ट्रू वैल्यू कम है तो नेगेटिव आएगी, लेकिन हर केस में हम उसे पॉजिटिव ही मान लेंगे डिफरेंस को, और वो एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। वंस द एब्सोल्यूट एरर इज अवेलेबल तो फिर आप रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना। ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये हो गई हमारी एरर का फॉर्मूला। अब हमें मान लो रिलेटिव एरर निकालनी है। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलती है? रिलेटिव एरर इज गिवन बाय एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये परसेंटेज में हमारी क्या आ गई? रिलेटिव एरर। तो अब आप इस टेबल को जब बनाएंगे तो नंबर 1 के लिए आपको क्या फिगर मिलती है? मेरे हिसाब से लगभग आपको 40% की रेंज में मिलना चाहिए। नंबर 2, जब आप इसे 2 सेगमेंट के लिए करेंगे तो आपकी एरर पता लगा अंडर 10 हो गई, 10 से कम आ जाएगी आप। फिर आप 4 पे करेंगे तो कुछ और कम आ जाएगी। तो आपको ये चेक करना है कि ये एरर कहां पे जाकर के बिल्कुल 0 हो रही है। सो दिस इज योर असाइनमेंट। कर पाएंगे इसको? इसको कर लेंगे तो ट्रेपेजोइडल रूल कंठस्थ हो जाएगा, आपको हमेशा हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा। तो
ज्यादा नहीं करना पड़ेगा आपको, 1 सेगमेंट 2 सेगमेंट 4 सेगमेंट, 4 के बाद सीधे 8 पे करिएगा, ठीक है। बस 8 तक करने से ही आपका मेरे ख्याल से एरर लगभग नील के बराबर एरर आ जाएगी, लगभग नील, है ना। देखो कभी पूरी तरह से ट्रू वैल्यू तो नहीं प्राप्त होगी आपको, है ना, लेकिन ट्रू वैल्यू के आसपास आप आ जाएंगे, लगभग 7-8 सेगमेंट में आप आ जाएंगे। तो आपको केवल 4 लाइनें भरनी है, 1 सेगमेंट 2 सेगमेंट 4 सेगमेंट 8 सेगमेंट। ये 4 लाइनों से जो टेबल बनेगी वो टेबल आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। असाइनमेंट समझ पाए आप मैं क्या चाह रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट है, यस और नो बताएं, करेंगे या नहीं करेंगे? कर लेंगे? आकाश और समय ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि कल ही करके देना है। यू सबमिट इट, आज है आपका 4 मई है, तो आप इसे मंडे तक कर दीजिए कंप्लीट, है ना। मंडे आपका पड़ेगा, मंडे में तारीख पड़ेगी आपकी 11 तारीख को, है ना, 11 4 7 11, आज भी मंडे ही है ना। तो 11 तो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा जल्दी ले लीजिए इसको, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे तक दे दीजिए, 8 मई तक दे दीजिए, है ना। उससे पहले भी दे सकते हैं, और कोई बड़ा काम नहीं है, बस हल्की सी कैलकुलेटर चलाना है, प्लस माइनस करना है। 4 लाइनें करनी है, 1 सेगमेंट 2 सेगमेंट, 1 सेगमेंट का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 का ऑलरेडी कर चुके हैं, 4 का और 8 का आपको करना है, और एरर निकाल देनी है। एरर कितने परसेंट, 40 घटके कितने 0.00% या 0.01% एरर आ जाएगी। और आप ये देखेंगे कि जो वैल्यू है ना वो लगभग रिपीट होने लग जाएगी, है ना। उसकी जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो रिपीट होने, जब डिजिट्स रिपीट करने लग जाएं, इसका मतलब समझ लो कि एरर लगभग 0 हो गई है ना। यदि आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू रिपीट करने लग जाए, इसका मतलब है कि आपकी एरर 0 हो गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेपेजॉइडल रूल, करेक्ट। अब मैं दूसरे रूल पे जा रहा हूं, दैट इज सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है, उस पे जाना है मुझे। तो इस पे जाने से पहले यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं, प्लीज। आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन बोलें। ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग कोई भी आपकी शंका हो, समाधान हो, कुछ हो, तो आप जरूर बात करें मुझसे, और असाइनमेंट का रिस्पांस दें कि आप इसे फ्राइडे तक कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चैट के थ्रू दे दीजिए रिस्पांस। जी सर, करके दे देंगे। हाँ, फ्राइडे तक दे दीजिए, सफिशिएंट टाइम है। और अब हम सिम्पसन 1/3 की तरफ मूव करें, या आपका कोई क्वेश्चन है तो 1-2 मिनट उस पर बात कर लेते हैं। यदि आपका क्वेश्चन नहीं है तो आप नो बोल के करें, नो बोलें, जिससे हम आगे बढ़ें। फिर आप यस नो जवाब। हाँ सर, आप एक बार क्या अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार मतलब बस आप पॉइंट टू पॉइंट केवल बता सकते हैं, टॉपिक्स के नाम जो अभी तक हमने पढ़े हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए मैं ब्लैक बोर्ड ही ले लेता हूँ और वहीं बताता हूँ आपको, जो सर स्टार्टिंग से अभी सेकंड मॉड्यूल में हमने जो पढ़ा हुआ है, सेकंड मॉड्यूल में क्या क्या किया वो सब बताता हूँ। यस सर, उसी अकॉर्डिंग सर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तैयारी कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए मैं इसको बताता हूँ आपको यहाँ पे, सेकंड मॉड्यूल में, है ना। सेकंड मॉड्यूल में हमने सबसे पहले हमने बात की थी, एक तो बात की थी हमने 2 डायमेंशनल एलिमेंट। तो सबसे पहले हमने बात की थी ट्रायंगुलर एलिमेंट, है ना, जिसमें कि 3 नोड होते हैं, ठीक है। तो इसके हमने क्या निकाले थे, शेप फंक्शंस कैलकुलेट किए थे, फंक्शन n1 n2 n3। हाँ, तो एक तो इसके डेरिवेशंस पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, और इसके न्यूमेरिकल्स भी करे थे हमने, ठीक है। n1 n2 n3 ये होते हैं। तो अब इसमें यदि इसका डिस्प्लेसमेंट पता हो, इसका डिस्प्लेसमेंट पता हो, इसका डिस्प्लेसमेंट पता हो, तो इसके अंदर में कोई पॉइंट P हो तो उसका भी डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली यदि इसकी स्ट्रेन पता हो, इसकी स्ट्रेन पता हो, इसकी स्ट्रेन पता हो, तो अंदर के किसी पॉइंट की स्ट्रेन हम निकाल सकते हैं, है ना। सिमिलरली स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम हमने 3 नोडेड ट्राइंगल पर की थी, नंबर 1। नंबर 2, यही सेम प्रॉब्लम हमने 4 नोडेड रेक्टेंगल पर भी की थी, जिसके अंदर कितने नोड थे, 4 नोड थे, 1 2 3 4। तो इसके अंदर शेप फंक्शन कितने थे, n1 n2 n3 n4। अभी किसी को याद है कि नहीं, n1 की किसी को फॉर्मूला याद हो आप सातों में से बोलिए, एनीवन। 2r - 1 था, 2r
R-1 वो तो ट्रायंगल में था, ये तो रेक्टेंगल है। का जीटा वाला था क्या सर? जीटा 1 नहीं, इसके जो सेफ फंक्शन थे उसमें 1/4 का टर्म आता है, यस सर, यस सर। और वही टर्म आते हैं 1 - R 1 - S। 1/, नहीं सर, 1 जैसे जैसे ये इसमें दोनों प्लस है, जीटा -1 ईटा -1 करके। हाँ, अब वो R और S से कर लो चाहे जीटा ईटा से कर लो, तो जी। यदि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो 1 + R 1 + S या 1 + जीटा 1 + ईटा ऐसे आएगा। तो इसके N1 का फॉर्मूला बकायदा, N2 का, N3 का, N4 का, ऐसे ही यहाँ पर ट्रायंगल में N1 का, N2 का, N3 का। अब ये फॉर्मूले अलग हैं, ये फॉर्मूले अलग हैं, तो इनके डेरिवेशन आपको आने चाहिए, ये फॉर्मूले आपको मेमोराइज होने चाहिए, और इनके न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए, और ये सब हमने किया है क्लास में, है ना। नंबर 2 बातें हो गई। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 में फिर हम चले गए ट्रायंगल में ही चले गए, हम 6 नोडेड बना दिया हमने, 1 2 3, और इसके बीच में हमने चौथा, पांचवा, छठवां, 4 5 और 6 क्या कर दिया था, इसको 6 नोडेड ट्रायंगल बना दिया था। लाइन पास हो रहा था सर। हाँ, फिर अब इसमें कितने सेफ फंक्शन हो गए आपके, N1 से लेके 6 N6 तक हो गए, है ना, 6 सेफ N6 तक। हाँ, वो भी सब हमने डिराइव किए, तो वो आपको याद होने चाहिए। अब यदि ये सेफ फंक्शन हमको पता है, तो अंदर में कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेन और स्ट्रेस हमें निकालना आना चाहिए। ऐसे रेक्टेंगल के अंदर कोई पॉइंट है तो उसके स्ट्रेन, स्ट्रेस और डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 बातें हो गई, 3 नोडेड ट्रायंगल, 4 नोडेड रेक्टेंगल, 6 नोडेड ट्रायंगल। इसके बाद हम चले गए चौथे पॉइंट पर, और वो हमने रेक्टेंगल को फिर 4 नोडेड की जगह क्या बना दिया, 8 नोडेड बना 8 दिया। नोडेड। हाँ, तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, लेकिन देखो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है ना, टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन आजकल क्या है, कंप्यूटर का टाइम है, सॉफ्टवेयर का टाइम है, तो हमें इस बात से ये फर्क नहीं पड़ता कि हम 8 नोडेड यूज कर रहे हैं या 2 नोडेड यूज कर रहे हैं या 4 नोडेड यूज कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारी एक्यूरेट रिजल्ट कब आ सकते हैं, उस तरह का एलिमेंट चूज करना है। तो 1 2 3 4, और उसके बाद हमने बीच में पॉइंट ले लिए 5 6 7 8। फिर इसके अंदर कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है, जरूर नहीं बिल्कुल बीच में हो, या किनारे पे भी पी हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या वैल्यूज होंगी। तो ये हमने 8 नोडेड रेक्टेंगल पर भी समझा। अब आता है अगला पॉइंट, 5वां। फिर हम रेक्टेंगल में ही लैग्रेंज रेक्टेंगल पर चले गए, तो वहां हमने रेक्टेंगल को 9 नोडेड कर दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक बीच में पॉइंट और ले लिया था जिसका नंबर क्या था, 9। तो अब यहाँ पे कितने सेफ फंक्शन हो गए, N1 से लेके N9 तक, और इस वाले केस में चौथे वाले केस में N1 से लेके N8, लेकिन इस वाले केस में N1 से लेके N9, और इस वाले एलिमेंट को हम कहते हैं लैग्रेंजे एलिमेंट। ये जो लास्ट केस है इसको हम क्या बोलते हैं, लैग्रेंजे एलिमेंट। ठीक है, एक तो हमने ये स्टडी करी है, ठीक है। अब इस स्टडी में मोटा मोटा 5 तरह के केस हो गए आपके पास, और उन 5 के लिए आपको स्ट्रेन, 5 के लिए स्ट्रेस, 5 के लिए डिस्प्लेसमेंट, है ना, और 5 के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे कि आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, 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 तो आपको अंदर वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालना आना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना आना चाहिए, और उसके सिंपल से फॉर्मूले हैं, x = n1 x1 + n2 x2 + n3 x3 + n4 x4। ऐसी डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपल फॉर्मूले हैं, u = n1 u1 + n2 u2 + n3 u3 + n4 u4। करेक्ट। अब मैं बोर्ड को क्लियर कर रहा हूं, 5 पॉइंट हो चुके हैं ना। अब मैंने और क्या कराया आपको, अगला पॉइंट 6। छठे पॉइंट पर मैंने आपको हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम कराइए। अब हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम में आपको कंसंट्रेट करना है, एक तो वीक फॉर्म कैसे डिराइव होती है, ठीक है। हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम, कंडक्शन विथ कन्वेक्टिव हीट लॉस, तो उसकी पूरी अच्छी खासी डेरिवेशन है वीक फॉर्म की, वो आनी चाहिए। फिर उस वीक फॉर्म से हमने कैसे उसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है, उसमें भी खूब सारी कैलकुलेशंस हैं, एक बार W1 मानकर, एक बार W2 मानकर, तो इसकी वीक फॉर्म और उसके फिर मैट्रिक्स फॉर्मूला, और उसके बाद फिर इस पे हमने न्यूमेरिकल भी किया, तो वो न्यूमेरिकल भी आपको आना चाहिए। तो हीट ट्रांसफर के अंदर आप ले सकते हैं कि छठा पॉइंट आपका वीक फॉर्म हो सकता है, 7वां पॉइंट आपके न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम के बाद हमने आपको कराया है बीम, ठीक है। अब बीम के अंदर हमने क्या किया है, बीम के अंदर हमने
डिस्प्लेसमेंट और स्लोप। बीम के अंदर दो चीजों पे बात होती है, डिफ्लेक्शन और स्लोप। तो एक डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं v से, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो बीम की जो मैट्रिक्स होती है वो 4x4 की होती है। कितने की होती है? 4x4 की होती है। और वो उसी तरह से चलती है, आपने याद है 16 6l है ना, 12 6l ऐसे थी ना, 12 6l -12 6l, ऐसे कुछ 4x4 की पूरी मैट्रिक्स है। वो आपको मेमोराइज हो जानी चाहिए, भले ही आपको उसका डेरिवेशन एक बार को ना आए, हालांकि हमने क्लास में डेरिवेशन किया है, पर आपको भले ही डेरिवेशन ना आए, लेकिन वो 4x4 का जो मैट्रिक्स है वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। क्योंकि जब ये मैट्रिक्स याद होगा तभी आप किसी बीम को ग्लोबल स्टिफनेस निकाल पाएंगे। ये लोकल स्टिफनेस का फॉर्मूला है। किसी बीम को यदि आप डिवाइड करते हैं 3 भागों में, तो K1 K2 K3, K1 4x4, K2 4x4, K3 4x4, फिर ग्लोबल स्टिफनेस निकालना और ग्लोबल फोर्स वेक्टर निकालना, और फिर बीम के डिफ्लेक्शन और स्लोप को कैलकुलेट करना। तो बीम पर तो हमने मेरे ख्याल से 2-3 न्यूमेरिकल किए थे, है ना। एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें 12x12 की मैट्रिक्स बन गई थी, एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें 8x8 की मैट्रिक्स बनी थी, और फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद वो 2x2 में कन्वर्ट हो गई थी, और जो 12x12 थी वो 7x7 में कन्वर्ट हो गई थी। बीम पे हमने कई न्यूमेरिकल किए थे। तो आपको बीम की स्टडी अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। उसके ग्लोबल स्टिफनेस वेक्टर और ग्लोबल फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर में वही चीजें आती हैं, है ना। एक फोर्स आता है Q0L/2, फिर उसका मूवमेंट आता है, फिर फोर्स आता है, फिर मूवमेंट आता है। 2 नोड होते हैं ना, पहले नोड के फोर्स और मूवमेंट, दूसरे नोड के फोर्स और मूवमेंट, इस तरह से चीजें आती हैं। तो ये बीम के बारे में आपको पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ कि हमने और क्या किया है। इसके अलावा हमने किया है 1 डायमेंशनल एलिमेंट, और 1 डायमेंशनल एलिमेंट में सबसे पहले हमने काम किया लीनियर एलिमेंट पे, ठीक है। अब लीनियर एलिमेंट के जो शेप फंक्शन थे, है ना, वैसे इसका शेप फंक्शन याद है किसी को? n1 n2 बताइए, यदि किसी को याद हो तो। लीनियर एलिमेंट के शेप फंक्शन n1 बराबर 1 - ζ/2 और n2 बराबर 1 + ζ/2। ये सिंपल से फॉर्मूले हैं, है ना। तो इन शेप फंक्शंस को हमने एक निकाला था सेरेंडिपिटी मेथड से। किससे निकाला था? सेरेंडिपिटी अप्रोच, है ना, जिसमें स्केल फंक्शन वगैरह का यूज करते हैं। फिर हमने इसी चीज को निकाला था लैग्रेंजे अप्रोच से, ठीक है। तो वो दोनों डेरिवेशन हमने किए हैं, वो आपको आनी चाहिए। और इसके बिहाफ पर, जैसे ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, तो इसके बीच में कोई नोड पॉइंट P है, तो उस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीटा की वैल्यू क्या होगी, उस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उस पॉइंट पर स्ट्रेन क्या होगी, उस पॉइंट पर स्ट्रेस क्या होगा, लाइक दैट। तो ये सारी विधि आपको किसके लिए आनी चाहिए? लीनियर के लिए आनी चाहिए, नंबर 1। फिर आपको यही सारा काम किसके लिए? क्वाड्रेटिक के लिए भी आना चाहिए। फिर आपको यही सारा काम क्यूबिक के लिए भी आना चाहिए, और दोनों मेथडों से आना चाहिए, सेरेंडिपिटी से भी आना चाहिए और लैग्रेंजे अप्रोच से भी आना चाहिए, करेक्ट। ये हमने किया है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, बोर्ड को क्लियर करता हूं जरा। इसके बाद हमने क्या किया है? इसके बाद हमने आज वो पढ़ा है, ट्रेपेजोइडल रूल पढ़ा है, जिसमें आज आपको एक असाइनमेंट दिया है, ट्रेपेजोइडल रूल, है ना। इसके बाद हम सिम्पसन 1/3 रूल पढ़ेंगे। इसके बाद हम गॉस क्वाड्रेचर पढ़ेंगे, है ना। गॉस क्वाड्रेचर में 1 पॉइंट गॉस क्वाड्रेचर, 2 पॉइंट गॉस क्वाड्रेचर, जैसे इसमें सेगमेंट है 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, 8 सेगमेंट, ऐसे गॉस क्वाड्रेचर में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट ऐसे चलता है ना। और ऐसी सिम्पसन 1/3 रूल को हम पढ़ेंगे। तो सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन रूल और ट्रेपेजोइडल रूल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई फंक्शन है, फॉर्मूला चेंज है इनमें। हाँ, ये a वैल्यू है, ये b वैल्यू है, तो ट्रेपेजोइडल में तो हम क्या कर रहे हैं? ट्रेपेजियम बनाते हैं। लेकिन हम सिम्पसन 1/3 रूल में क्या करेंगे? इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम पैराबोला से जोड़ेंगे, है ना। एक बार और ध्यान से देखिए कि सिम्पसन में हम क्या करेंगे। जैसे कि मान लो हमारा फंक्शन तो ऐसे है, अब ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो अब यहाँ पे ट्रेपेजोइडल में स्ट्रेट लाइन बना रहे थे, है ना। लेकिन हम तो देखो दोनों से दिखाता हूँ। पहले मैं ट्रेपेजोइडल में क्या करूंगा? स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। लेकिन सिम्पसन में मैं क्या करूंगा? पैराबोला बनाऊंगा इन्हीं पॉइंटों के बीच। तो
यदि मैं सिम्पसन के हिसाब से देखूं तो मेरी एरर कितनी है, केवल इतनी एरर है ना। और ट्रेपेजोइडल के हिसाब से देखूं तो मेरी एरर ज्यादा है ना, क्योंकि मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकाल रहा हूं। अब मैंने पैराबोला बनाया है 2 पॉइंट के बीच, तो मेरा ये एरिया निकल रहा है ना, मैंने ये एरिया भी तो निकाल लिया, तो ये एरर मेरी रिड्यूस हो गई। तो सिम्पसन 1/3 रूल और ट्रेपेजोइडल रूल में बस इतना सा फर्क है कि ट्रेपेजोइडल में हम किन्हीं कर्व के किन्हीं 2 पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ऐड करते हैं, लेकिन सिम्पसन 1/3 रूल में हम कर्व के किन्हीं 2 पॉइंट्स को पैराबोला से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब फिर उसमें भी चीजें हैं कि जैसे मान लो कि आपने ये कर्व था और आपने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पैराबोला बना दिया, तो ये एक सेगमेंट से आपने किया। यदि आप इसी प्रॉब्लम को 2 सेगमेंट से कर रहे होते तो एक पॉइंट बीच में यहाँ भी आ जाता है ना, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाती, h हो जाती, वो फॉर्मूला वही रहेगा, b = a + nh, है ना, h = b - a/n, वो फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे कि ट्रेपेजोइडल में है। तो अब आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पहला पैराबोला बनाएंगे, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में आप पैराबोला बनाएंगे, तो आप स्वयं देख पा रहे होंगे कि आपकी ये जो एरर पहले एग्जिस्ट कर रही थी, अब वो 2 सेगमेंट करने के बाद में ये एरर काफी हद तक रिड्यूस हो गई है। तो एक सेगमेंट, फिर 2 सेगमेंट, फिर 4 सेगमेंट, फिर 8 सेगमेंट, तो आप देखेंगे कि सिम्पसन 1/3 रूल गिव्स गुड रिजल्ट्स एज कंपेयर टू ट्रेपेजोइडल सिस्टम। यदि ट्रेपेजोइडल में 8 सेगमेंट पे जो रिजल्ट मिल रहे हैं, तो सिम्पसन में आपको 4 सेगमेंट पर ही वो रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने ट्रेपेजोइडल पढ़ा, उसी तरह हमने सिम्पसन पढ़ा, उसमें हमने ट्रेपेजियम के एरिया से किया, यहाँ पे हम पैराबोला के एरिया से करेंगे। एक फॉर्मूला जनरेट होगा और वो फॉर्मूला बस आपको समझना है। यदि आपने एक बार ढंग से समझ लिया तो आप उस फॉर्मूले को 8 सेगमेंट के लिए लिख सकते हैं, 16 के लिए लिख सकते हैं, 50 के लिए लिख सकते हैं, 100 के लिए लिख सकते हैं, n नंबर ऑफ सेगमेंट्स के लिए भी आप उसे लिख सकते हैं। बस लिखने के बाद क्या है, कैलकुलेटर का यूज है ना, वही कैलकुलेटर चलाना है, प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, न्यूमेरिक इंटीग्रेशन करना है, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी मेथड्स न्यूमेरिक इंटीग्रेशन है, ये आपको ट्रू वैल्यू नहीं देती हैं, ये आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ सेगमेंट बढ़ाते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ट्रू वैल्यू की तरफ अग्रसर हो जाती है और एक पॉइंट पर आपको रिक्वायर्ड एक्यूरेसी मिल जाती है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड फॉर योर क्वेश्चन। रिया, कितना हमने किया है ना? यस सर। 15-16 पॉइंट है, ये इतना आपको पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है पूरा। यस सर। तो आज की क्लास में हमारे 2 रूल खत्म हो गए एक तरह से, ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन का हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और गॉस क्वाड्रेचर का भी न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो इन द नेक्स्ट क्लास यानी कि वेडनेसडे आवर सिलेबस विल बी फुल्ली फाइनल, है ना, कंप्लीट हो जाएगा। सर क्लासेस 10 तक चलेंगे? हाँ, तो 10 का और 9 का तो संडे और सैटरडे है, तो क्लासेस तो 8 तक ही चलेंगी, है ना। सर फिर 8 के बाद पीएल मिलेगा क्या बच्चों को? हाँ, तैयारी जो भी आएगा ना उस समय नोटिस आ जाएगा। अभी तक तो जो यही कहा गया है कि 8 तक क्लास चल रही है, 10 तक, है ना। 10 का संडे पड़ रहा है, 9 का सैटरडे है, तो 8 तक ही क्लासेस चलेंगे और आगे जो भी चेंज होगा, कुछ मॉडिफिकेशन होगा तो पता लग जाएगा, है ना। अभी तक तो यही स्थिति है, तो हमारा सही चल रहा है। हमको तो एक ही क्लास और मिल रही है वेडनेसडे में। तो इन वेडनेसडे आप लोग थोड़ा सा ये करिएगा कि आप सिम्पसन 1/3 को और गॉस क्वाड्रेचर को थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, है ना, BS ग्रेवाल से, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, या अपनी जो फाइनाइट एलिमेंट मेथड की जो बुक्स में है आपके पास सॉफ्ट कॉपी में, उन्हीं से थोड़ा सा देख के आएंगे तो आपको क्लास में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब केवल 2 ही चीजें रह गई हैं, सिम्पसन 1/3 का न्यूमेरिकल और गॉस क्वाड्रेचर की थ्योरी एंड न्यूमेरिकल बोथ, करेक्ट। तो अब आपका कोई क्वेश्चन हो किसी का भी तो प्लीज आस्क, क्योंकि टाइम अब 1:54 हो गया है, तो लगभग हम एंड की ओर है। तो मैं स्टॉप शेयर करता हूं और आप अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए आप, है ना। देखा नहीं है मैंने आप लोगों को काफी समय से, आपके चेहरे नहीं देखे मैंने, तो सभी जरा सा अपने माइक्रोफोन और कैमरे ऑन कर लीजिए और कोई क्वेरी हो तो आप कहिए। वीडियो ऑन कर लीजिए आप अपने, है ना। और मैं गैलरी व्यू में चला जाता हूं जिससे मुझे आप सब दिखाई दें। मुझे कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या कोई दिक्कत आ रही है?
चलिए इतना ही बता दीजिए आपको। आज का ये ट्रेपेजोइडल रूल आपको समझ में आया? वेरी गुड। हाँ जी विश्वेश मिश्रा जी, क्या बात है। तो अभी आप कहाँ अपने रूम पे बैठे हैं या जीएलए में? कहाँ पे, कौन से हॉस्टल में हैं आप? ये सर पड़ता है HG के पास। HG के पास है, ओके ओके। तो कमरे पे ही हैं अपने या कहीं छत वगैरह पे हैं ऊपर? नहीं सर, रूम पे ही है। रूम पर ही है, ओके ओके। यस सर। चलिए वेरी गुड। और बताइए भाई, आप एक बार चेहरा तो दिखा दीजिए। बढ़िया रहा सर। बढ़िया रहा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो कोई और क्वेरी आपकी ना हो तो फिर हम लोग क्लास एंड करते हैं। जी सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर। और स्टे होम, स्टे थैंक यू सर। एंड स्टे हेल्दी आल्सो, है ना? ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।